हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम 4-5 बढ़िया प्रॉब्लम्स डिस्कस करने वाले हैं। कुछ अलग अलग चैप्टर से रिलेटेड हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम से हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कहता है कि सरकंडे मतलब पित्त की 2 बॉल हैं जिन पर समान मतलब बराबर आवेश है। इन्हें समान लंबाई की डोरियों से एक बिंदु से लटकाया गया है। संतुलन की अवस्था में इनके बीच की दूरी r है। दोनों डोरियों को उनकी आधी लंबाई पर कसकर बांध दिया जाता है। तो अब संतुलन की स्थिति में दोनों बॉलों के बीच की दूरी कितनी होगी? नीट 2013 में पूछा गया सवाल है। थोड़ा सा मैं इसको इंग्लिश में भी एक्सप्लेन कर देता हूँ, बाकी फिगर से क्वेश्चन हमको समझ में आ रहा है कि हमारे पास में 2 बॉल है, दोनों बॉल एक जैसी है, दोनों को मास इक्वल, दोनों पर चार्ज इक्वल, ठीक है। दोनों को सेम लेंथ की 2 स्ट्रिंग से हमने इस तरह से इस एक पॉइंट से लटका दिया। चार्जेस की वजह से दोनों के बीच में एक रिपल्शन लगेगा, रिपल्शन की वजह से दोनों एक दूसरे से दूर भागेंगे। तो फर्स्ट फिगर में ये जो हमें स्टेट दिखाई दे रही है, दिस इज़ द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, मतलब ये एक संतुलन की अवस्था है। उस अवस्था में, उस स्टेट में दोनों बॉल्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो r है, ये हमको गिवन है। अब क्वेश्चन ये कहता है कि यहाँ इस पॉइंट पर फिक्स करने के बजाय बिल्कुल बीच में आकर के यहाँ इस पॉइंट से अगर फिक्स कर दिया जाए, बांध दिया जाए कस करके, ठीक है ना। मतलब आधे डिस्टेंस पर हम आ गए कि शुरुआत में ये पूरा का पूरा हमने कितना लिया, y लिया है, फिगर में हमको दिखा रखा है। तो अब ये हमारे पास में कितना है, y/2, मतलब आधी लंबाई पर, हाफ लेंथ पर आकर के बांध दिया। अब अगर इक्विलिब्रियम की बात की जाए तो दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, बीच की दूरी कितनी होगी? इसको हमने r' मान लिया, शायद फिगर में r दिखा रखा है, हमने इसको r' कह दिया, थोड़ा सा करेक्शन है, ठीक। कॉन्सेप्ट क्या है उसको आराम से समझें। इक्विलिब्रियम की अगर बात करें तो एक बेसिक रूल है कि हम x की तरफ नेट फोर्स को 0 कर दें, मतलब x की तरफ परिणामी बल 0 कर दो और y की तरफ भी परिणामी बल नेट फोर्स 0 कर दो। ये सबसे बड़े तरीका है। इसका मतलब जितने भी फोर्सेज लग रहे हैं उन सबको रिजॉल्व कर लो, उनके घटक ले लो x की तरफ और y की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पर हमने यही काम किया। इस बॉल पर फोर्स दिखाए, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो Fe लग गया राइट साइड में। स्ट्रिंग में टेंशन T इधर की तरफ आ गया, ये एंगल हमने थीटा कहा, ये एंगल हमने थीटा कहा, तो ये एंगल भी हमारे पास में थीटा आ गया। T का कंपोनेंट ऊपर T cos थीटा, इधर की तरफ T sin थीटा, बिल्कुल बेसिक बात। और mg लग रहा है नीचे की तरफ। x की तरफ हमने नेट फोर्स को 0 किया तो T sin थीटा इक्वल्स टू Fe आ गया। y की तरफ 0 किया तो T cos थीटा इक्वल्स टू mg आ गया, बिल्कुल क्लियर बात। 1 को 2 से हमने डिवाइड कर दिया तो हमारे पास में tan थीटा इक्वल्स टू Fe/mg बना। Fe का हमने एक्सप्रेशन लिख लिया, KQ 1 Q 2/r² से, तो KQ2/r² mg। ये हमारे पास में एक tan थीटा का इक्वेशन बना, जो हमने फोर्सेस को रिजॉल्व करके, मतलब बलों के घटक लेकर के फिर बनाया है। tan थीटा को लिखने का एक दूसरा तरीका भी है, ट्रिग्नोमेट्री से लिख लो। हमने राइट वाला या लेफ्ट वाला राइट एंगल ट्राइंगल समकोण त्रिभुज ये उठा लिया, तो ये वाला डिस्टेंस अब कितना हो गया, r/2 हो गया, यहाँ से यहाँ तक की अगर मैं बात करूँ। और ये हमारे पास में y है, ये थीटा है, तो tan थीटा हमारे पास में r/2/y आ गया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस से। इक्वेशन 3, इक्वेशन 4 दोनों में tan थीटा की वैल्यू, दोनों के RHS को हमने इक्वल कर दिया, तो हमारे पास में ये स्टेप आया। इसको हमने सॉल्व किया, y की वैल्यू अगर कैलकुलेट की तो हमारे पास में y की वैल्यू ये निकल के गई। नोट करने वाली बात अब यहाँ पर है। यहाँ तक तो एक सिंपल मैथमेटिक्स चला, यहाँ से आगे थोड़ा सा ध्यान देना है अब चीज़ पर कि चाहे ये वाली सिचुएशन है चाहे ये वाली सिचुएशन है, क्या क्या नहीं बदला, क्या क्या चेंज नहीं हुआ। mg में कोई चेंज नहीं हुआ, KQ² में कोई चेंज नहीं हुआ। मतलब ये जो पूरी की पूरी कहानी है ये तो एज इट इज़ है, ये तो कांस्टेंट है, ये नहीं बदली। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि y प्रोपोर्शनल टू r³ है, और कह सकते हैं कि r प्रोपोर्शनल टू y की पावर 1/3 है, ठीक है। तो यहाँ से हमने लिखा r' इक्वल्स टू y' होल पावर 1/3। r और y पहले केस में, r' और y' दूसरे केस में। तो y' हमारा कितना है, y/2। r तो r हमारा है ही, तो r' को हमने कैलकुलेट किया तो आ गया r/2 की पावर 1/3, मतलब क्यूब रूट ऑफ 2, जिसको हम अच्छी भाषा में कुछ इस तरह से लिख सकते हैं जैसे इस ऑप्शन में लिखा हुआ है। तो थर्ड ऑप्शन हमारा आंसर आ गया, ठीक है। इट्स ए गुड प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम पर मूव करते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम कहती है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक से ही रिलेटेड है, बेसिक कॉन्सेप्ट है इसमें मैकेनिक्स का। क्वेश्चन पढ़ लें, ठीक है। क्वेश्चन कहता है
दो बड़ी ऊर्ध्वाधर मतलब वर्टिकल और समांतर धातु प्लेटों के बीच में 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है। दो वर्टिकल प्लेट्स हैं इनफाइनाइट एक्सटेंट की मान लो, दोनों कंडक्टिंग है मतलब मेटल की बनी हुई है, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 1 सेंटीमीटर है। वो एक्स विभवांतर के डीसी स्रोत से जुड़ी हुई है। उनको हमने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया जिसकी वजह से उनके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है वो एक्स का आ रहा है। ठीक है, मैंने मेरे सॉल्यूशन में उसको वाई कंसीडर किया है, कोई ख़ास बात नहीं है। दोनों प्लेटों के मध्य एक प्रोटॉन को स्थिर अवस्था से छोड़ा जाता है। दोनों प्लेटों के बीच में कहीं हमने एक प्रोटॉन रख दिया, उसको छोड़ दिया। छोड़े जाने के बाद में प्रोटॉन ऊर्ध्व से 45 डिग्री का कोण बनाते हुए चला। छोड़ा तो प्रोटॉन वर्टिकल से 45 डिग्री के एंगल पर चलना शुरू कर देता है। एक्स कितना होगा मतलब पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। अच्छी कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम है, IIT JEE 2012 में आई हुई प्रॉब्लम है। फिगर बनाया हुआ है, या फिगर से बात को समझें। ये हो गई हमारी प्लेट नंबर 1 और 2, दोनों प्लेटें हो गई, एक पर पॉजिटिव एक पर नेगेटिव मान लिया। ठीक है, एक्स विभवांतर है भाई, हमने बैटरी से या DC सोर्स से कनेक्ट किया होगा तो दोनों के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस आया होगा, इसीलिए मैंने एक पर पॉजिटिव और एक पर नेगेटिव बनाया है। इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया हमारा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। सोचो एक प्रोटॉन को अगर मैं यहाँ छोड़ूंगा तो वो कुछ इधर की तरफ मूव करेगा, जो मैंने इस एरो से डायरेक्शन दिखाया है उसका रीज़न समझ लो। इलेक्ट्रिक फील्ड तो राइट में फोर्स लगा रहा है QE, और वर्टिकल केस है इसलिए प्रोटॉन का mg भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। तो हमारे प्रोटॉन को छोड़ते ही उस पर दो फोर्सेज आ गए, QE राइट में mg नीचे की तरफ और नेट फोर्स इधर की तरफ कहीं आया, इसीलिए हमारा प्रोटॉन इस डायरेक्शन में गया। और क्वेश्चन कहता है कि ये जो डायरेक्शन है ये वर्टिकल से 45 डिग्री का एंगल बना रही है, मतलब अगर मैं उसको थीटा बोलूँ तो थीटा 45 डिग्री है। ये तो हुई क्वेश्चन वाली बात। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सीधे सीधे हमने ट्राइंगल से देखा, वेक्टर एडिशन का पैरेललोग्राम देख लो या फिर ट्राइंगल लो देख लो, कुछ भी देख लो, तो tan थीटा इक्वल्स टू QE अपॉन mg बन ही रहा है। थीटा 45 है, tan 45 1 हो जाएगा। ठीक है, तो QE इक्वल्स टू mg आ जाएगा। ये बात बिल्कुल ठीक चल रही है अपनी, सही तरीके से एकदम। अब E को हम क्या लिख सकते हैं, दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन में दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, D मान लिया हमने, तो E को हमने V अपॉन D लिखा, V इक्वल्स टू mg D अपॉन Q, वैल्यूज़ पुट की है बस। सेंटीमीटर या मीटर में चेंज कर लिया, ये तो एक बेसिक बात है, हम जानते ही हैं। वैल्यूज़ पुट करके सॉल्व किया तो अप्रॉक्सीमेट 10⁻⁹ वोल्ट हमारा आंसर आ गया, जो हमको C ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। बट ये अप्रॉक्सीमेट है, कह सकते हैं कि 10⁻⁹ वोल्ट लगभग। क्लियर हुई ये बात? तो बस ये एक कॉन्सेप्ट समझना है। फिगर अगर हमको समझ में आया तो हम आराम से ये एक्सप्रेशन लिख देंगे, उसके बाद में सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। ठीक है, चलो होपफुली यहाँ तक की बात भी क्लियर होगी। फिर भी कहीं कोई डाउट यहाँ तक अगर है अभी भी आपको, तो आप कमेंट बॉक्स में उसको पोस्ट कर दीजिएगा, हम देख लेंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम, ये बहुत अच्छी प्रॉब्लम है। ठीक है, इसको अच्छी तरीके से देखना है और समझना है, क्योंकि JEE का लेवल है ना ईयर बाय ईयर अच्छा होता चला गया। अभी मैंने आपको JEE एडवांस की प्रॉब्लम सॉल्व करके बताई है, जो अभी हमने की है नॉर्मल प्रॉब्लम थी, और ये जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ ये JEE मेन में आई हुई है, जो काफ़ी अच्छी प्रॉब्लम है उसके कंपैरिजन में। इसीलिए हम कहेंगे कि स्टैंडर्ड हर साल बढ़ता चला जा रहा है। क्वेश्चन कह रहा है त्रिज्या A और B के दो एक केंद्रीय मतलब संकेंद्रीय गोलों के बीच के स्थान में आयतन आवेश घनत्व ρ इक्वल्स टू ये है। हमारे पास में दो कंसेंट्रिक स्फीयर है, फिगर में देखो, अंदर वाले का रेडियस A है, बाहर वाले का रेडियस B है। इनके बीच का जो पोर्शन है, थोड़ा सा मैं इसको एक बार शेडेड करूँ जिससे कि आप समझ पाएँ कि मैं कौन से पोर्शन की बात कर रहा हूँ। बस इतना ही शेडेड कर दिया, आप समझ गए होंगे पूरा पोर्शन। आयतन आवेश घनत्व, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, मतलब पर यूनिट वॉल्यूम, एकांक आयतन में जो आवेश है वो ρ इक्वल्स टू A अपॉन R है। तो यहीं पर एक खास बात है कि ρ की वैल्यू कांस्टेंट नहीं है, ρ की वैल्यू कांस्टेंट नहीं है, R पर डिपेंड है। यही इस क्वेश्चन की एक खास बात है। अगर ρ कांस्टेंट होता तो क्वेश्चन बहुत सिंपल हो जाता। एक कांस्टेंट है, स्थिरांक है, R सेंटर से डिस्टेंस है, जहाँ भी हम पॉइंट कंसीडर करेंगे R उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा। गोलों के केंद्र पर एक बिंदु आवेश Q है। यहाँ जो सेंटर है, इस सेंटर पर हमने Q चार्ज रखा हुआ है। ये जो चार्ज है ये एक्चुअल में सेंटर पर है। A का वह मान बताएं जिससे गोलों के बीच के स्थान में एक समान विद्युत क्षेत्र हो। हमको A की वैल्यू चाहिए जिससे हम ये कह सकें कि दोनों स्फीयर के बीच का, ये जो शेडेड पोर्शन में बता रहा हूँ आपको, यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो वो यूनिफॉर्म होना चाहिए, एक समान होना चाहिए। तो बताओ A की वैल्यू क्या होगी? ठीक है,
जब तक आप इस क्वेश्चन को पूरा अच्छी तरीके से नहीं समझ पाओ तब तक मेरे सॉल्यूशन को मत देखिएगा। क्वेश्चन को पढ़िए आप और क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन को समझना ही अपने आप में 50% से ज़्यादा सॉल्यूशन होता है। ये रियलिटी है। क्वेश्चन को पढ़ना एक बात होती है, क्वेश्चन को समझना एक बात होती है। और मेरा बेसिक आइडिया ये कहता है कि क्वेश्चन को अगर समझना है तो जैसे जैसे क्वेश्चन कहता जाए वैसे वैसे आप या तो ड्रॉ करते जाओ या उससे रिलेटेड चीज़ों को नोट करते चले जाओ, तो आपको क्वेश्चन क्लियर होता चलेगा। ठीक है, अब हमने इस शेडेड पोर्शन में कोई एक पॉइंट कंसीडर कर लिया। मान लो यहाँ पर हमने एक पी पॉइंट कंसीडर कर लिया शेडेड पोर्शन में कहीं, और उसका सेंटर से डिस्टेंस आर मान लिया। हमारा टारगेट है इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब विद्युत क्षेत्र कैलकुलेट करना। गॉस थ्योरम अप्लाई करने वाले हैं। गॉस थ्योरम अप्लाई करें तो ये जो मैंने डॉटेड से दिखाया है, ये मैंने एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लिया है जिसका रेडियस स्मॉल आर हो गया, त्रिज्या स्मॉल आर हो गई। चलो जी, गॉस थ्योरम को मैंने अप्लाई किया तो गॉस थ्योरम ये एक्सप्रेशन कहता है। लेफ्ट हैंड साइड को मैंने सॉल्व किया, कोई खास बात नहीं। इंटीग्रेशन ई डी एस कोस 0, ई डी एस कोस 0 की वैल्यू 1 हो गई। डी एस का इंटीग्रेशन करेंगे 4 पाई आर स्क्वायर। लेफ्ट हैंड साइड आ गया। राइट हैंड साइड पर ध्यान देना है ढंग से। क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यू एनक्लोज्ड का मतलब जो भी हमने गॉसियन सरफेस या गॉसियन पृष्ठ बनाया है उसके अंदर टोटल चार्ज कितना है। ध्यान से देखें इस बात को। अब इस गॉसियन सरफेस के अंदर मैं देखूँ तो एक तो ये सेंटर वाला चार्ज है और एक इतना जो पोर्शन है, गेटिंग माई पॉइंट, ये वाला जो पोर्शन है इस पोर्शन का चार्ज होगा, क्योंकि अंदर वाला जो स्फीयर है उसके अंदर तो कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है नहीं, उसके तो केवल सेंटर पर चार्ज है। तो यहाँ सेंटर से लेकर के यहाँ सरफेस तक तो और कोई चार्ज नहीं, केवल एक पॉइंट चार्ज सेंटर पर रखा हुआ है। फिर चार्ज कहाँ शुरू होता है, पहले स्फीयर के सरफेस से दूसरे स्फीयर के सरफेस के बीच का ये जो पोर्शन है, और हमने जो पॉइंट लिया है वो यहाँ पर लिया है। तो हम कौन सा वाला पोर्शन कंसीडर करेंगे, ये वाला पोर्शन कंसीडर करेंगे क्यू एनक्लोज्ड के लिए। अब मुझे इस पोर्शन का चार्ज कैलकुलेट करना है, तो मैंने इस पोर्शन का वॉल्यूम कैलकुलेट किया। वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट किया, 4 पाई आर स्क्वायर डी आर। ये एक बेसिक चीज़ है जो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जब पढ़ते हैं और जेई लेवल पर पढ़ते हैं तो ये हमको समझ में आता है कि 4 पाई आर स्क्वायर तो स्फीयर का एरिया हो गया और डी आर उसकी थिकनेस अपन कंसीडर कर लेंगे, तो वॉल्यूम हमारे पास में 4 पाई आर स्क्वायर डी आर आ गया। इतने वॉल्यूम में कितना चार्ज होगा सर, इतने वॉल्यूम में कितना चार्ज होगा। हमने कहा सर यूनिट वॉल्यूम में मतलब एकांक आयतन में जो है वो इतना है, मतलब ए अपॉन आर है। तो ये जो मैंने वॉल्यूम या आयतन लिखा इसमें कितना होगा, रो से मल्टीप्लाई कर लें। रो मतलब ए अपॉन आर, हमने मल्टीप्लाई कर लिया। अब खास बात क्या है कि ये जो हमने लिखा ना, ये जो लिखा ए अपॉन आर इंटू में 4 पाई आर स्क्वायर डी आर, ये इस वाले पोर्शन का, ठीक है, इस वाले पोर्शन का टोटल चार्ज नहीं आया। ये हमने डी आर थिकनेस जो लिया है केवल उसके अंदर का चार्ज आया। मतलब इस बात को हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि मान लो ये हमारी गॉसियन सरफेस है, यहाँ हमारा अंदर वाला स्फीयर है, हमको इस पोर्शन के लिए बात करनी है, क्लियर। तो अभी ये जो हम ए अपॉन आर 4 पाई आर स्क्वायर डी आर लिख रहे हैं वो कौन सा ले रहे हैं, वो हम एक तरह से छोटी सी थिकनेस डी आर का जो वॉल्यूम है, जैसे ये समझना मेरी बात को बहुत ध्यान से, यही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है बस इसमें समझने की, कि ये जो हमने डी आर थिकनेस ले लिया ये वाला, गेटिंग माई पॉइंट, इसका हमने वॉल्यूम लिखा तो वॉल्यूम आया 4 पाई आर स्क्वायर डी आर, ये जो मैं शेडेड कर रहा हूँ, और उसको रो से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये जो छोटा सा मैंने शेडेड किया है इसके लिए मेरे पास में चार्ज आ गया। मुझे तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का ये जो पूरा शेडेड है इसमें चाहिए, तो मैंने इसका इंटीग्रेशन किया। और इंटीग्रेशन में आर की लिमिट कहाँ से कहाँ तक लूँ, इस सरफेस से और यहाँ तक, मतलब यहाँ से लेकर के और यहाँ तक। तो यहाँ अगर मैं बात करूँ तो आर की वैल्यू ए, और यहाँ अगर मैं बात करूँ तो आर की वैल्यू आर, तो लिमिट आ गई ए से लेकर के आर तक। यही इसका एक सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है, मतलब यही चीज़ है जिसको क्लियर करना ज़रूरी है। उसके बाद क्वेश्चन में कोई ख़ास बात है नहीं। अब हमने LHS और RHS को इक्वल किया तो इसको और इसको हमने इक्वल किया, इसका इंटीग्रेशन किया। अच्छा, आर से आर कैंसिल हो गया, 4 पाई ए बाहर आ गया। आर का इंटीग्रेशन किया तो आर स्क्वायर बाई 2 आएगा, लिमिट पुट करेंगे तो आर स्क्वायर बाई 2 माइनस ए स्क्वायर बाई 2, ये समझ रहे होंगे। 2 को कॉमन ले लिया, कैंसिल कर लिया, ये वाला स्टेप हमारे पास आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
इसके आगे का स्टेप हमने यहाँ राइट में लिखा हुआ है। अब ये हो गया q प्लस 2 पाई ए आर स्क्वायर माइनस 2 पाई ए स्क्वायर अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। इसको ले गया मैं इसके नीचे, ठीक है। अब ये जो 2 पाई ए आर स्क्वायर है इसको कर दिया मैंने अलग, और q माइनस 2 पाई ए स्क्वायर को किया अलग, उसका रीज़न समझ में आएगा। अपॉन में 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर, और 2 पाई ए आर स्क्वायर के अपॉन में 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अलग से। यहाँ कुछ कैंसिल हुआ तो ये ए अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आ गया, और हमारे पास में ये वाली चीज़ आ गई। अब कारण समझ में आएगा कि हमने ऐसा किया क्यों। यहाँ हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन आया। अब क्वेश्चन ने कहा कि हमको इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म चाहिए, एक समान चाहिए, मतलब आर पर डिपेंड नहीं करना चाहिए। तो हम कहेंगे सर ये तो कांस्टेंट आ ही रहा है, लेकिन यहाँ इसमें देखें तो ये आर फंसा हुआ है सर। इसका मतलब ये जो टर्म लिखी हुई है ये तो वेरिएबल है, और ये अगर वेरिएबल है तो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म तो नहीं आ सकता। तो फिर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हम क्या करें कि ये जो वेरिएबल टर्म है इसको खत्म करो, ये जीरो हो जानी चाहिए। जीरो हो जाएगी तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एक समान विद्युत क्षेत्र अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। अब इसको ज़ीरो करना है तो अभी अपॉन में जो आर वार है इसको तो ज़ीरो कर नहीं सकते। इसका मतलब ये जो न्यूमरेटर में ऊपर ये जो चीज़ लिखी हुई है ये ज़ीरो हो जाए। अब थोड़ा सा उल्टा सोचो कि अगर ऊपर लिखी हुई बात ज़ीरो हो गई तो ये टर्म ज़ीरो हो जाएगी पूरी, ये ज़ीरो हो जाएगी तो E इक्वल्स टू ए अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा जो यूनिफॉर्म है। तो हमने कहा Q माइनस 2 पाई ए स्क्वायर इक्वल्स टू ज़ीरो कर दो, ए की वैल्यू हमारे पास ये आ गई। मैं फिर वही चीज़ कह रहा हूँ कि ये अगर हमको क्लियर है, जिसको मैंने रेड पेन से अलग से हाईलाइट किया हुआ, ये चीज़ अगर हम सोच पाए और कर पाए तो ये बहुत सिंपल हो जाएगा। आगे फिर कैलकुलेशन है और यूनिफॉर्म करना है इलेक्ट्रिक फील्ड को, ठीक है। चलें नेक्स्ट प्रॉब्लम पर मूव करते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं क्या है, ग्रेविटेशन से रिलेटेड है। कॉन्सेप्ट इसमें भी थोड़ा सा उसी तरीके का अप्लाई हो रहा है जैसा अभी हमने पिछले प्रॉब्लम में डिस्कस किया था। दो बॉल्स के बीच में जो फोर्स लग रहा था वैसी ही बात है, ठीक है ना। क्वेश्चन कहता है कि दो छोटी गेंदें हैं जिनमें प्रत्येक पर Q कूलाम आवेश है, मतलब दो बॉल हैं, दोनों पर चार्ज Q है। इसी तरह की बात हमने पहले भी की थी। एक स्टैंड के हुक से समान लंबाई L मीटर की दो विद्युत रोधी डोरियों से लटकाई गई हैं। दोनों को हमने L लेंथ की दो स्ट्रिंग से लटकाया है, एक ही पॉइंट से लटकाया है, और दोनों स्ट्रिंग इंसुलेटेड है। इस समायोजन मतलब ये जो अरेंजमेंट है इसको हम एक सैटेलाइट में रख करके अंतरिक्ष में ले गए। एक सैटेलाइट एक उपग्रह में रख करके स्पेस में ले गए जहाँ पर ग्रेविटेशन नहीं है, गुरुत्वाकर्षण नहीं है। तो प्रत्येक डोरी में तनाव मतलब हर एक स्ट्रिंग में टेंशन कैलकुलेट करना है। चलो जी, अर्थ पर अगर हम बात करें तो इस तरीके की सिचुएशन बन गई जो अभी हम थोड़ी देर पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, तो उस पर ज़्यादा डिस्कशन करने की अभी हमको ज़रूरत है नहीं। mg आ गया, fe आ गया, t आ गया, कॉम्पोनेंट आ गए, ठीक है। ये तो हो गई अर्थ की बात। मुद्दे की बात यह है कि जब हम इसको सैटेलाइट में ले जाएंगे तो सिचुएशन क्या बनेगी। ये जो फिगर मैंने ड्रॉ किया हुआ ये सिचुएशन बनेगी सैटेलाइट में। उसका रीज़न है कि सैटेलाइट में स्टेट ऑफ वेटलेसनेस आ जाती है, भारहीनता की अवस्था। भारहीनता की अवस्था का मतलब हो गया कि वेट mg तो काम ही नहीं कर रहा। अब सोचो, अर्थ पर या किसी भी जगह जहाँ पर ग्रेविटी काम कर रहा है वहाँ पर कुछ ना कुछ mg नीचे की तरफ लगता है, कुछ इधर की तरफ लगता है, इसीलिए स्ट्रिंग इक्विलिब्रियम में कुछ इस तरह से आती है। थोड़ा सा इस चीज़ को फील करके देखो कि अगर mg ही ख़त्म हो गया, मतलब नीचे की तरफ लगने वाला फोर्स ही अगर एक तरीके से ख़त्म हो गया, तो क्या ये स्ट्रिंग किसी एक पर्टिकुलर एंगल पर इक्विलिब्रियम में आएंगी, एक निश्चित कोण पर साम्यावस्था में आएंगी, या दूर होते जाएंगे दूर होते जाएंगे दूर होते जाएंगे और फाइनली इस तरीके से सिचुएशन बन जाएगी जैसे मैंने यहाँ पर शो की है। क्योंकि mg तो है ही नहीं, इसलिए अब ये एंगल बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। नीचे की तरफ कोई फोर्स, नीचे की तरफ कोई बल है नहीं जो उसको किसी एंगल पर रोकने की कोशिश करे, किसी कोण पर रोकने की कोशिश करे। तो सैटेलाइट में ये सिचुएशन बन जाएगी, मतलब थीटा 180 डिग्री हो जाएगा। अब तो बहुत आसान हो गया काम। अब अगर ध्यान से देखें तो mg तो कुछ है ही नहीं। किसी भी बॉल पर अगर बात करेंगे तो f ही लग रहा है और t लग रहा है, और t ही हमको कैलकुलेट करना है, तो t इक्वल्स टू f ही हो जाएगा। और f ही क्या लिखेंगे, k² अपॉन r²। r कितना है, दोनों चार्जेस के बीच में, मतलब दोनों बॉल्स के बीच का डिस्टेंस, दैट इज l + l 2l। तो 2l का स्क्वायर, इसको सॉल्व किया तो आ गया q² अपॉन 16 पाई एप्सिलॉन नॉट l²। तो बस ये एक चीज़ समझने की है कि सैटेलाइट में अगर ले गए तो दोनों स्ट्रिंग
एक दूसरे से 180 डिग्री के एंगल पर हो जाएगी, तो टेंशन एफ ई के इक्वल हो जाएगा। जनरल केस अर्थ पर अगर हम बात करेंगे तो फिर हम फोर्स को रिजॉल्व करेंगे, एक्स की तरफ 0 करेंगे, वाई की तरफ 0 करेंगे, वो अपन पहले की प्रॉब्लम में डिस्कस कर ही चुके हैं। तो इस तरह से यहाँ पर ये टेंशन कैलकुलेट हो जाएगा। ये इस वीडियो में मैंने उन प्रॉब्लम्स को अभी डिस्कस किया है जो प्रॉब्लम अभी भी हमारे पास में आई है। हो सकता है कि अब ये जो प्रॉब्लम्स हो ये अलग अलग स्टूडेंट से रिलेटेड हो, किसी की कोई प्रॉब्लम है, किसी की कोई प्रॉब्लम है, बट मैं सजेस्ट क्या करूँगा कि सारे स्टूडेंट्स इन सारी प्रॉब्लम्स से गो थ्रू हों, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स हमारे सामने आती हैं, कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं जो हमको कुछ टाइम के बाद में पता लगती है। तो अच्छा ये है कि हम इन सारी प्रॉब्लम से गो थ्रू हो जाएं, जिससे इनमें से कोई प्रॉब्लम अगर हमें आगे आने वाली थी तो वो पहले ही हमारी सॉर्ट आउट हो जाएगी। इसीलिए मैंने इन सारी प्रॉब्लम्स को क्लब करके एक वीडियो बनाया है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर पोस्ट कीजिए। पहले भी मैंने ये सभी लोगों से कहा था, बट हमारे पास में कमेंट्स उस तरह से आते नहीं। आपका जब तक फीडबैक नहीं आएगा तब तक हम चीज़ों को और बेटर करने के लिए अच्छे तरीके से एफर्ट्स नहीं लगा पाएंगे। इसलिए